स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचतंत्र और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो आखिरकार बीजेपी और कांग्रेस ने जितना कॉन्फिडेंस इस चुनावी जंग में दिखाया है उतना कॉन्फिडेंस उनके टिकट बंटवारे में नजर नहीं आया। आखिरी मोमेंट लगा आते आते जब वो अपने प्रत्याशी घोषित कर पाए, और चूंकि नामांकन का आखिरी दिन सोमवार यानी आज का दिन था, ऐसे में काफी हड़बड़ाहट प्रत्याशियों के बीच में नामांकन को लेकर देखी गई और अल्टीमेटली 3 बजे के बाद नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई। अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, मोटे तौर पर हम कहें तो अब मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। पहले हम ये कह सकते थे कि कोई भारी है कोई हल्का है, लेकिन अब जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ है और जिस तरह के हालात उसके बाद बने हैं, नॉमिनेशंस के बाद बन रहे हैं, वो ये बता रहा है कि दोनों के लिए ही समान प्लेइंग फील्ड मोटे तौर पर बनी है। क्या हालात है और अब सबसे पहले क्या टारगेट रहेगा इन सियासी दलों का, आज इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जी जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक राधेश्याम भारती जी जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में बीजेपी के गेस्ट भी जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। राधेश्याम जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। नॉमिनेशन खत्म होते होते अब यह स्थिति बेहद स्पष्ट हो गई है कि दोनों ही दलों के बीच में अब हम कह सकते हैं बराबरी की टक्कर है। उसका एक कारण तो यह है कि पहले तो दोनों को बागियों से जूझना है और दोनों के अपने अपने अंदरूनी झगड़े भी हैं। देखिए स्वप्निल जी, कल तक ऐसे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे टिकटों का वितरण किया, कांग्रेस पीछे थी। तो ऐसे लग रहा था कि भाई कांग्रेस जो है वो पसोपेश की स्थिति में है, कैंडिडेट का निर्धारण नहीं कर पा रही है, इसलिए इतना विलंब हो रहा है। लेकिन कांग्रेस ने भी सारी सीटों का जो है कल सबको घोषित कर दिया। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही पहली अपनी लिस्ट जारी की थी तो उसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, लेकिन बाद में उसमें जिस तरह से बगावत के सुर देखने को मिले और जगह जगह विरोध हुआ, उसको लेकर के ऐसे माना जा रहा था कि कांग्रेस ने कहीं भारतीय जनता पार्टी को भ्रम में डाला है और कांग्रेस ने इसलिए समझ बूझ करके 7-8 लिस्टें जारी कर अपने जो है उम्मीदवार घोषित किए और एक बड़ी रणनीति के जरिए इस तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया कि वास्तव में हर एक जो है सीट पर गहरा मंथन किया गया है। इसी तरह फिर देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले गलती की, 7 लोकसभा के उनको जो है उम्मीदवारों को उनको मैदान में उतारा, फिर अपनी गलतियों को सुधारा, बाकी आगे की लिस्टों में उन्होंने स्थानीय नेतृत्व को महत्व दिया। यानी कुल मिलाकर के इस तरह की जो कवायद जो पहले यूं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में कॉन्फिडेंस की कमी है, इसलिए लोकसभा सदस्यों को उतार रही है, बड़े नेताओं केंद्र से लाकर के नेताओं को उतार रही है, तो उसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा था। लेकिन जिस तरह से अब ये सीटों का जो है बंटवारा करके और मैनेज किया गया है, हर जगह पूरी कोशिश की गई है मैनेज करने की कि भाई बगावती सुर जो है उनको भी दबाए जाएं, कैंडिडेट भी लोकल जो स्थानीय नेतृत्व के में प्रतिनिधित्व करते हैं उनको लाया जाए। ये पूरी कवायद, फिर एक प्रश्न था कि भाई यहाँ वसुंधरा जी जो है वो उनको दरकिनार किया जा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कमजोर रहेगी। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था कि सचिन पायलट जो है वो उसमें और इनमें अदावत है गहलोत में। लेकिन आप देखिए दोनों पार्टियों ने और जो आज अंतिम समय तक जब नामांकन की अब तारीख खत्म हुई है, दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों की स्थिति को मजबूत करने और जो विवादास्पद प्रश्न थे उनको सुलझाने की कोशिश की है। लेकिन क्या अब टक्कर बराबरी की नजर आ रही है आपको? बराबर की टक्कर में आ खड़े हुए हैं। देखिए आज दोनों पार्टियां अब पूरी तरह से आमने सामने हैं और दोनों के लिए ऐसे माना जा, कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं हुई हैं जिसमें ऐसे लग रहा है। अब आप मसूदा को देखिए, जैसे कि अचानक अपने ही कैंडिडेट को घोषित करके भारतीय जनता पार्टी ने चौहान को उसको जो है उसकी जगह दूसरे को जो है टिकट दी है, अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया। यानी कहीं कहीं ऐसी गलतियां हुई हैं देखिए, लेकिन फिर भी आज ऐसे लग रहा है कि दोनों पार्टियां आमने सामने और बराबर की टक्कर में बराबर की लड़ाई लड़ने को तैयार है। ठीक है,
अब मेरे साथ जी, बीजेपी प्रत्याशी बीजेपी के प्रतिनिधित्व करने के लिए अटल खंडेलवाल जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत करता हूं अटल जी। मैं राजकुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजकुमार जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब पहला टास्क क्या है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में ये कहते हैं कि अब पहले हम बागियों को मनाएंगे, मानो उनके पास कोई प्लान हो, लेकिन क्या सचमुच कोई प्लान है आपके पास बागियों को मनाने के लिए? देखिए स्वप्निल जी, आज 200 उम्मीदवारों ने अपने अपने पर्चे दाखिल कर दिए गए हैं। कुछ साथी हमसे नाराज हैं। निश्चित तौर पे 1-2 दिन में उन सब साथियों को बना लिया जाएगा। संगठन में बहुत जगह है हमारे पास प्रदेश कांग्रेस कमेटियां खाली है। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी में हमको समावित करेंगे। हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जो बड़े नेता होंगे उनको भी एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। तमाम कार्यकर्ताओं को हम संगठन में कहीं न कहीं एडजस्ट करेंगे, उनकी नाराजगी को दूर करेंगे। और कल से हमारी गारंटी यात्राएं भी चालू हो रही है। प्रत्येक संभाग स्तर पर हमारी गारंटी यात्राएं जाएगी। हम राजस्थान की जनता को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। राजस्थान की जनता को लाभों से वंचित नहीं रखना चाहते। हमने 5 साल में उनको 10 प्रमुख योजनाओं के तहत महंगाई से राहत लगातार दी थी। उसके बाद चुनाव आ गए, उसके बाद हमने राजस्थान की जनता को वादा नहीं करने के पार्टी में बहुत से पद खाली पड़े हैं, प्रदेश के स्तर पर भी और सेंटर के स्तर पर भी। आप सुन पा रहे हैं राजकुमार जी मुझे? स्तर पर जाएंगे, जिसकी शुरुआत जयपुर से होगी। सातों संभागों में राजकुमार जी, और सातों गारंटियां देके हम राजस्थान की जनता को लाभ देकर के हमारे सारे उम्मीदवार जनता के बीच। मेरी आवाज आपको मिल रही है क्या राजकुमार जी? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को शानदार तरीके से पराजित करके 2023 में शायद मेरी सरकार आवाज राजकुमार जी तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार मैं अपनी टीम से कहूंगा कि क्या राजकुमार जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी राजकुमार जी, मैं ये कह रहा हूं, जब आपने खुद कहा कि आपके यहाँ बहुत से पद खाली आप पड़े हैं। सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। आपने कहा कि आपकी पार्टी में बहुत से पद खाली पड़े हैं जहां पर आप लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, पर यही खाली पद तो आपके लिए मुसीबत का कारण भी बन सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी रणनीति के तहत आपने ये पद खाली रखे थे और अब आपको मौका मिला है उसे भरने के लिए? नहीं स्वप्न जी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा परिवार है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कांग्रेस का डीएनए है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे नाराज साथी हैं, सब समझदार साथी हैं। सबने अपनी नाराजगी का अधिकार के तहत उन्होंने नॉमिनेशन किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का हमारे वरिष्ठ नेता मिलकर के 9 तारीख जो नामांकन की वापस की तारीख है, तब तक सबके नामांकन वापस करा लिए जाएंगे और वो यथा योग्य संगठन में दिया जाएगा। और जब 3 दिसंबर को हमारी सरकार का गठन होगा तो निश्चित तौर पे उन बड़े साथियों को सरकार में भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है। मैं अटल जी आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपका भी अब फोकस तो ये रहेगा कि बागियों को मनाया जाए, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बागी आपकी मानेंगी क्यों? जैसे रविंद्र भाटी हैं, उनको लग रहा था टिकट मिलेगा। आशा मीणा है सवाई माधोपुर से, उन्हें लग रहा था टिकट मिलेगा। या ऐसे चेहरे जिनको आपने टिकट दे दी और फिर बाद में कहा नहीं अभी फिलहाल नहीं, आपकी जगह किसी और को। 3 जगह आपने अपने प्रत्याशी बदले, ये कहने के बावजूद कि हम कुछ नहीं बदलेंगे, फिर भी बदल दिए। देखिए ऐसा है कि बहुत सारे सर्वे आ रहे हैं। उन सर्वे की रिपोर्ट में बिल्कुल साफ झलक रहा है कि राजस्थान में भाजपा आ रही है और प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। तो इस कारण से बहुत सारे, जैसे रविंद्र भाटी जी हैं, वो उनको कहा कि भी भाजपा ज्वाइन कर लो, लेकिन उन्होंने अपना ही कयास लगाया कि भी मेरे को टिकट मिल जाएगा। उत्साही है, महत्वाकांक्षी, ठीक है, लेकिन उनको समझाया जाएगा कि भाजपा बहुत बड़ा एक संगठन है। आप उससे जुड़ोगे तो आगे आपको ठीक रहेगा, आप उसमें तरक्की के बहुत सारे अवसर है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले समय में जितने भी ये हमारे कुछ महत्वाकांक्षी लोग हैं, उनको हम बकायदा उनसे बात करेंगे, उनसे अपनी वैचारिक। ये पूछ रहा हूं अटल जी, वो आपकी बात मानेंगे क्यों? देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैसेज ग्राउंड लेवल पर ये गया है, ग्राउंड लेवल पर मैसेज जो गया है वो ये गया है कि आप लोग जो चाहते हैं या एसी कमरों में बैठकर जो भी डिसीजंस होते हैं वो होते हैं और उसके बाद सुना नहीं जाता। ग्राउंड लेवल पर मैसेज ये गया है, तो वो आपकी मानेंगे क्यों? देखिए ग्राउंड लेवल पे इस तरीके का मैसेज जो गया है वो अगर आप ये मान रहे हैं कि 200 में से 3 लोगों के कारण गया है तो ये तो इतना नहीं। राजपाल शेखावत गिना सकता हूं, नहीं, देखिए ऐसे समझने की कोशिश करिए। ये संगठनात्मक पार्टी है और वैचारिक पार्टी है। इसमें कुछ ऐसी स्थितियां बनती है जहां पर हमें लगता है कि नहीं, ये जगह थोड़ा सा हमसे
गड़बड़ हो गई। तो क्योंकि स्ट्रेटेजी के सर्वे है, बहुत सारे और ब्लॉक स्तर पे, नीचे तक मंडल स्तर पे और बूथ स्तर पे कार्यकर्ता और लोगों की, जनता के साथ जो जुड़ाव है उससे वो रिस्पांस आता है कि नहीं नहीं ये वाली इसकी बजाय ये ठीक है। तो उसी के तहत हमने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये तय किया और कि भी ये है तो 200 में से 2-3 लोगों को अगर बदल दिया तो वो कोई बहुत इस तरीके का वो नहीं है कि भी नहीं, उसके कारण आप पूरी ही हमारा जो पूरे संगठन पे या हमारी स्ट्रेटेजी पे सवाल राठौड़ ये कह चुके थे कुछ नहीं बदलेगा, चंद्रशेखर ये कह चुके थे कुछ नहीं बदलेगा, यही फाइनल नेम। उसके बाद आपने बदले, इसलिए लोगों को ये लग रहा है कि जब आप 3 जगह बदल सकते थे तो हमारी जगह पर क्यों नहीं ऐसा हो सकता था? देखिए ऐसा है कि जब कहा जाता है कि कुछ नहीं बदलेगा तो लगभग ये तय होता है कि भाई हाँ जो हमने ऊपर नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है वो होगा। लेकिन बहुत सारी जगह जनता के साथ भी हमारा जुड़ाव है और लोकतंत्र में जनता के साथ जुड़ाव रखना हमेशा अच्छे संकेत देता है। ठीक है, और इसी वजह से हमने, ठीक है, मेरा यही सवाल राजकुमार जी आपसे भी है कि आपके बागी आपकी बात सुनेंगे क्यों? क्योंकि आपके कार्यकर्ता बीते 5 साल में कई बार ये बोलते रहे कि पद खाली पड़े हैं, किसी को बिठाइए, किसी को लगाइए, लेकिन वैसी स्थिति बहुत बाद में जाके बनी और अभी भी बहुत से पद खाली हैं। तो वो आप कुछ बोल भी देंगे तो वो मानेंगे क्यों? आपका तो पता नहीं क्या प्लान चल रहा है। स्वप्निल जी, प्लान कुछ भी नहीं है, प्लान एक ही है। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है, उन्हें सरकार बनानी है, राजस्थान की जनता की पहले से बेहतर सेवा करनी है, जो काम हमारे अधूरे रह गए उन कामों को पूरा करना है और 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव की तैयारी करके भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से देखिए बड़ी बात है राजकुमार जी, आप खुद कह रहे हैं कि मुझे कुछ बुलवाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप खुद ये कह रहे हैं कि आपके जो बाकी बचे काम, मतलब काम बचे, राजस्थान की जनता की सेवा करना, विकास के माध्यम से राजस्थान के जिलों में बसना। हम चाहते हैं राजस्थान वासियों का प्यार, आशीर्वाद सुने। ठीक है, हमारे 200 के 200। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट अटल जी कर रहे हैं, उसके बाद में राधेश्याम जी के पास जाऊंगा। अटल जी क्या बोल रहे हैं आप? देखिए जो मेरे मित्र बोल रहे हैं कि आप उनकी बातों से बहुत स्पष्ट लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी बिठाएगी कैसे, लोभ, लालच, भ्रष्टाचार, बेईमानी, गुंडागर्दी, लूट, यही इनका तरीका है लोगों के साथ बात करने का और जनता को धोखा देने का। दिखा सकते हैं, एजेंसियां तो आपके हाथ में। मैं यही तो देखिए एजेंसियां, आपको लगता है कि एक संवैधानिक एजेंसी है वो किसी के हाथ में होती है, तो आप ऐसा मानते हैं क्या भारत में? और अगर ऐसा मानते हैं तो इनके पास एजेंसी थी, इन्होंने आपने देखा ना सोनी जी एसीबी के जो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि ये लोग बड़ी मछलियों को बिल्कुल भी टच नहीं करने देते हैं। तो ये तो इनके एसीबी के डायरेक्टर है, इनकी एजेंसी। राधेश्याम जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। राधेश्याम जी देखिए, पहली बात तो यह है कि इस बार जो बागी हैं उनको मनाना ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस बार जो बागी है उसमें यंग ब्लड भी है जो बेहद मुश्किल से ही मानता है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके अपने रास्ते। अटल जी कह रहे थे, पार्टी के संगठन की बात कह रहे थे, आपको देख करके ताज्जुब होगा, बल्कि पूरे प्रदेश को इस बात पर ताज्जुब है कि चौहान साहब इनके यहाँ आईटी सेल को देखते रहे, 2 साल तक देखते रहे, ये संगठन की बात कर रहे हैं, उनकी जाति तक, उनके जो है मजहब तक का किसी को पता नहीं लगा। और आप देखिए कि 2 साल तक वो जो है इनका आईटी सेल देखा है, यहाँ प्रदेश कार्यालय में बैठे हैं कि ये संगठन की इस तरह की बातें देख के प्रश्न चिन्ह तो लगता है। तो इसी तरह से आप देखिए कि कांग्रेस में भी जब अनुशासन को लेकर के एक मुद्दा बना हुआ था और कह रहे थे कि भाई जो है हम शांति धारीवाल को और जो है महेश जोशी को और राठौड़ साहब को, इनको हम जो है टिकट नहीं देंगे, धर्मेंद्र राठौड़, तीनों को टिकट नहीं देंगे। लेकिन आप देखिए इन वक्त पे कोटा से जो है शांति धारीवाल को उतारा गया है। यानी पार्टी कहीं कहीं देखे समझौता भी करती लग रही है और चूक भी दिख रही है उनकी लगातार। तो ये
ये जो है नहीं, लेकिन जनता में आलाकमान को दोनों ही जहां पार्टियों जरूरत के लिए- महसूस हुई वहां पर आलाकमान ने अपना अस्तित्व और अपनी ताकत को भी इन लिस्टों में दिखाया है, दोनों ही दलों में, जितना राधेश्याम जी हम लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे और है कि क्या आपको यह लगता है कि बागियों और अपने तमाम समीकरणों के बीच में क्या राजनीतिक दल इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि एक तीसरा धड़ा खड़े होने की कोशिश कर रहा है जो कुछ नहीं तो वोट भी काट सकता है? राधेश्याम जी, जी प्रश्न मैं सुन नहीं पाया, एक बार फिर से मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि क्या आपको यह लगता है कि बागियों और अंदरूनी झगड़ों के बीच में, इन तमाम कवायदों के बीच में, क्या राजनीतिक दल इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि एक तीसरा धड़ा खड़े होने की कोशिश कर रहा है जो कुछ नहीं तो वोट तो काटेगा ही काटेगा? देखिए ये बराबर कोशिश चल रही है। अब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कई जगह उतरे हैं, बहुजन समाज पार्टी और जो है हनुमान बेनीवाल ने जो है आपस में पैक्ट किया है। तो ये ऊपर से जो है एक मैनेजमेंट तो है ही ना, भाई आपस में किस तरह से कहाँ किसके वोट कटवाए जाएं उस हिसाब से कैंडिडेट खड़े किए गए। जो है जहां भी बगावत थी उसको दबाने के लिए ये यदि कैंडिडेट नहीं माने तो फिर तीसरे और उसका सहारा लिया गया। ये तो साफ तौर पर ही दिख रहा है। नहीं, लेकिन अब अटल जी मुझे आप बताइए, जैसा कि मैं कह रहा था कि आप कार्यकर्ताओं को समझाएंगे कैसे, ये मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि एक वक्त था जब लोगों ने ये देखा कि गिरिराज मलिंगा पर आरोप लगे कि उन्होंने एक इंजीनियर के साथ मारपीट की और राजेंद्र राठौड़ उस दलित इंजीनियर से मिलने के लिए अस्पताल जाते हैं, वहां पर फोटो खिंचवाते हैं, ट्वीट करते हैं। अब कल वही गिरिराज मलिंगा गजेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ नजर आते हैं। लोग आपसे पूछेंगे नहीं, आप ही के लोग आप पर सवाल खड़े नहीं करेंगे कि ये क्या स्थितियां हैं भाई? क्या पार्टी में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिसने 5 साल यहां पर आपके लिए स्ट्रगल किया? देखिए, इसका एक सिंपल सा जवाब है कि वो अपराधी थे ना, तो कांग्रेस ने पकड़ा क्या उनको? पर आप तो आरोप उनको लगा रहे थे अंदर ना। जेल में डाला क्या? उन्होंने एक तरीके से इतने टाइम तक तो ये माना जाता है, वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं उसके अंदर शामिल ही नहीं था, वो भीड़ का मामला है। तो आप देखिए जो व्यक्ति पर ऐसे केसेस जब आप पर जब जनता के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे केसेस में आप भी तो कांग्रेस पर हमलावर होते हैं ना। देखिए, हमलावर होना उस वक्त हमारी जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी। अब जबकि कांग्रेस या तो ये बोल दे कि हाँ साहब हमारी सरकार थी और हमने उसको बचाया, तो भी कोई बात नहीं, तो भी समझ में आता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी तो साफ सुथरी छवि है और हर को हमने, तो प्रहलाद गुंजन शांति धारीवाल पर बोलते रहते हैं, या फिर आप महेश जोशी पर बोलते रहते हैं, या आप गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोलते हैं, जेल में तो वो भी नहीं है, फिर आपका हमला बोलना कहाँ मायने रखता है? देखिए ऐसा है, हमला, हमारी जिम्मेदारी ये है कि भी अगर कहीं पर अन्याय हुआ है तो उस अन्याय को झलकाना और उस अन्याय के खिलाफ लड़ना, प्रशासन से भी लड़ना चुका है। तो आज मेरा ख्याल है कि जो मलिंगा जी, और मैं तो अभी भी बोल रहा हूं आपको कि अगर कोई अपराध हुआ है, इन्होंने तो ये करते ना उनको अंदर, लेकिन नहीं किया ना, इन्होंने इनको क्लीन चिट दे रखी है। तो अगर अभी भी कुछ है तो जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, मान लो कोर्ट देता है सजा या कोई और देता है, तो उसी हिसाब से चलेगा। ठीक है। मैं राजकुमार जी आपके पास आ रहा हूं और मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि आलाकमान किसी चीज को चाह रहा है और प्रदेश नेतृत्व उस चीज से उसे डिगाने की कोशिश कर रहा हो, वो स्थितियां तो इस बार नहीं बन पाई, लेकिन अंततोगत्वा शांति धारीवाल को टिकट मिल गया जिसका काफी प्रयास किया गया था, अन्य चेहरों को नहीं मिला। अब वो चेहरे उदासी नजर आ रहे हैं, वो पूरे मोटिवेशन के साथ आपके पीछे खड़े होकर आपको जिताने की कोशिश कर ही देंगे, इसकी क्या गारंटी है? कार्यकर्ता का टिकट कटता है तो निश्चित तौर पे उदासी होती है, स्वभाव है इंसान का, मानव का स्वभाव है। इसलिए महेश जोशी जी का टिकट कटा है तो उनको उदासी है, लेकिन आज वो हवा में थे जो कांग्रेस के प्रत्याशी आर.आर. तिवारी की उनके कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। आज मन में उदासी थी, लेकिन 1-2 दिन में सब एडजस्ट हो जाएगा और निश्चित तौर पे एक अच्छे कार्यकर्ता के तहत वो जो भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे उनके समर्थन में प्रचार करेंगे, कांग्रेस पार्टी को वहां विजय दिलाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। धर्मेंद्र
राठौड़ जी का भी यही हाल है। धर्मेंद्र राठौड़ जी को भी निराशा हाथ लगी है, लेकिन निश्चित तौर पे पूरे राजस्थान में जहां जहां भी उनके प्रभाव का इस्तेमाल होगा, वहां उनका इस्तेमाल किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अत्यधिक वोट प्राप्त करने के लिए वो भी अपना प्रयास करेंगे। और यहाँ पे धारीवाल जी का प्रश्न है, नहीं, धारीवाल जी लेकिन कोटा क्या के बहुत बड़े क्या नेता क्या हैं, जीतने के उनके लिए खड़े होने से कुछ नियमों वहां को पर और बड़ा कुछ प्रभाव एथिक्स पड़ता को है। उनको ताक पार्टी पर ने, रखा गया। भूलो और माफ करो की नीति के तहत राजकुमार जी, उनको क्या टिकट दिया। जो सियासत के एथिक्स होते हैं उनको ताक पर रखकर कुछ टिकटों की घोषणा की गई है? पार्टी एथिक्स की पॉलिटिक्स करती है। कांग्रेस पार्टी अपने नियम कायदे से चलती है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि अच्छा। पहले टिकट दे दो, उनकी जाति का पता नहीं, धर्म का पता नहीं, नहीं, चेंज लेकिन कर दो। गिरिराज मलिंगा पर जो आरोप थे, किस तरीके का गिरिराज मलिंगा पर जो आरोप थे, आप उन आरोपों पर नपातुला रिएक्शन देते थे। जब वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो आपको उन आरोपों में दम नजर आने लगता है। इसमें एथिक्स का है। दो अच्छे शानदार उम्मीदवार उतारे और भारतीय जनता पार्टी को बेहतर तरीके से कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के तहत ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। स्वप्निल जी, ठीक है, मैं एक सवाल अटल जी आपसे लेना चाहता हूं। अटल जी, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो उपेंद्र यादव है, इन्होंने बीजेपी की सदस्यता कब ग्रहण की थी, या वो मिस कॉल वाले मौके से वो बीजेपी के सदस्य बन गए थे? देखिए, हमारे 2-3 तरीके हैं, उन्हीं में से एक मिस कॉल का भी एक ऑप्शन था। तो कभी पता नहीं चलने दिया आप लोगों ने कि अब वो भाजपाई हो चले हैं? बहुत सारे लोग हैं जिनका कि पता नहीं, लेकिन वो कार्यकर्ता तो हैं ही और शुरू से जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए अशोक हैं। प्रणामी जी और अच्छा। अरुण चतुर्वेदी जी ने भी मिस कॉल किए थे क्या? अरे ये कोई लॉजिक हुआ क्या कि अब हर चीज की स्ट्रेटेजी आपके साथ यहीं पर उनका शेयर की तो जाए? हर चीज की अनिल स्ट्रेटेजी दिखाई नहीं दो। होती है। बहुत सारे स्वप्निल जी, कार्यकर्ता, भारतीय हमारे जनता इतना पार्टी लंबा को चौड़ा और संगठन उपेंद्र का है, मित्तल लाखों, दिखाई दो। आप देखिए कि करीब करीब यहीं से राजस्थान से करोड़ों लोग हमारे कार्यकर्ता के ठीक रूप है। में ठीक है। सदस्यता ले रखी है। राधेश्याम जी, चौंकाने वाली बात यह है कि आप देखिए, अब तक जितने लोगों के टिकट कांग्रेस ने काटे हैं वो पिछले चुनावों में इतने टिकट नहीं काटे गए थे, इन चुनावों में काटे गए। दूसरी तरफ हम बीजेपी को देखते हैं, उन्होंने पहली लिस्ट में जिस तरह के एक्सपेरिमेंट की कोशिश की थी, फिर उसे आगे वो कंटिन्यू कर नहीं पाए। इसका मतलब यह है कि स्थानीय समीकरणों से आला कमान का एक डिस्टेंस होता है और वहां पर प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है कि वो आला कमान को बताए कि भैया यहां पर इस तरह के समीकरण है। एक एक लिस्ट के बाद उस समीकरण को मानना पड़ा और फिर उस पर चलना पड़ा। ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर जाता है। देखिए स्वप्निल जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, पहली लिस्ट को देख करके साफ तौर पर लग रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों से जुड़ नहीं पाई, स्थानीय जो नेता थे उनसे उन पर विश्वास नहीं किया। उस समय बात की जा रही थी कि केंद्र से जो है कैंडिडेट भेजे जाएंगे, जो चाहे उसमें सांसद है चाहे उसमें मंत्री हैं, उनको जो है मैदान में उतारा जाएगा। यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को वास्तव में राजस्थान की परिस्थितियों से, राजस्थान के राजनीति की दशा और दिशा इनका बोध ही नहीं था, उनको ठीक से फीडबैक ही नहीं मिल पाया था, जिसके चलते इतनी बड़ी गलती की हुई। आप देखिए कि 35 जगह विरोध देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को उतारा था उनमें 35 जगह मायना रखता है। अब उसको किस तरह से, अभी भी बेशक जो है भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि सबको मैनेज कर लिया ठीक है, मैं बहुत छोटे छोटे से कमेंट लूंगा। मेरे पास 1.5 मिनट का वक्त बचा है। 10 सेकंड 15 सेकंड अटल जी आप बोल लीजिए और 10-15 सेकंड में राजकुमार जी को बोलने दूंगा। आप कॉन्फिडेंट क्यों हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस का ये कि राधेश्याम जी से पूछिए कि ये जो हमने जो सांसद उतारे हैं उनके सामने इतनी देरी क्यों हुई, और वो सांसदों में हमारे जीतने वाले कैंडिडेट हैं, इनको भी पता है कि वो सब जीतेंगे। लेकिन आप कॉन्फिडेंट क्यों हैं? तो इसलिए कॉन्फिडेंट है हम कि हमने जो भी स्ट्रेटेजिकली हमारी फीडबैक, स्ट्रेटेजी और जनता के साथ जुड़ाव, ये तीनों काम आएगा। और इनका भ्रष्टाचार, ये सब जनता के बाहर वाले चेहरे कब शामिल हुए आपके फीडबैक में? गिरिराज सिंह मलिंगा, देखिए फर्स्ट लिस्ट में कुछ और बात पे चर्चा हुई, सेकंड लिस्ट में आपने कुछ और कहा, और अब तीसरी लिस्ट और चौथी लिस्ट आई तो कुछ और बात कर रहे हैं। तो ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, इसका मतलब हम हमारी राजकुमार जी, आपने भी कहा कि आपने भी शुरुआत पहले सवाल में ये कहा था कि बहुत से काम बचे हैं जिन्हें करना बाकी है। इसके बावजूद आप कॉन्फिडेंट क्यों नजर आ रहे हैं? अगर काम बचे हैं तो फिर लोगों ने तो वो देखा होगा ना, वो आपको अप्रिशिएट क्यों करेंगे?
स्वप्निल जी, काम कभी पूरे नहीं होते हैं जीवन में। हम चाहते हैं राजस्थान 2023 के अंदर 2030 का हम विजन लेके चल रहे हैं। काम बहुत सारे बाकी हैं। राजस्थान को हम हिंदुस्तान में टॉप राजस्थान बनाना चाहते हैं, टॉप राज्यों में ले जाना चाहते हैं। तो काम तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बाकी रह जाते हैं। हमने काम इतने किए हैं, राजस्थान की जनता अंतिम छोर पे बैठा रखती। देखिए, कुल मिलाकर मैं अंतिम में इतना ही कह सकता हूं कि एक समय जो मुकाबला कभी एक तरफा कभी दूसरी तरफ घूमता नजर आ रहा था, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद और नॉमिनेशन खत्म होने के बाद अब मुकाबला बराबरी की टक्कर में बदल चुका है। देखना होगा कि आने वाले समय में नतीजे किस तरह के रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।